गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, और इस वीडियो में हम व्याख्या भी देखेंगे। जैसा आप सबका रिक्वेस्ट आ रहा था तो मैंने व्याख्या अभी स्टार्ट कर दी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और एक लाइव क्लास मैं स्टार्ट कर रही हूं, जो कि हम ओनली सैटरडे को ही करेंगे, यानी कल सैटरडे और सैटरडे को हम लाइव करेंगे। और टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी 7 PM। तो 7 PM पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। सैटरडे को मैं एक पोस्ट के माध्यम से भी आपको सूचित करूंगी। फ़िलहाल हम वीकली ही लाइव क्लास करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने, और जो भी आपकी क्वेरीज़ है, क्वेश्चन है, आप उस पर बात कर सकते हैं। काफ़ी समय से मैं लाइव नहीं ला पा रही हूँ और आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज़ बहुत सारी इकट्ठी हो गई होंगी, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग 7 PM। तो सबसे पहला क्वेश्चन सुमेलित करने का आ गया है। एक साइड एक सूची में अधिकारी दिए गए हैं, दूसरी सूची में विभाग दिए गए हैं, और इसे हमें आपस में सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। कुप्या अध्यक्ष, कुप्या अध्यक्ष हो जाएगा वन संपदा का अध्यक्ष कुप्या अध्यक्ष कहलाता है। सन्निधाता, सन्निधाता हम करेंगे कोषागार के अध्यक्ष से। पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष हो जाएगा व्यापार एवं वाणिज्य विभाग से। और पोतवा अध्यक्ष हो जाएगा मापतौल विभाग का अध्यक्ष। तो इस तरह से अगर सुमेलित करते हैं तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 का यह प्रश्न रहा है। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। कुप्या अध्यक्ष, वन संपदा का अध्यक्ष, सन्निधाता, कोषागार का अध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, व्यापार एवं वाणिज्य का विभाग, और पोतवा अध्यक्ष हो जाएगा मापतौल विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो ये दूत था डायनोसस। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का दूत डायनोसस था, जो अशोक के दरबार में आया था। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तथा डाइमेकस सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। संभवतः वह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र में उपस्थित हुआ था। भारत में रहकर इसने जो देखा सुना उसे इंडिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन का भी वर्णन किया। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। टीजीटी हिस्ट्री का ये प्रश्न रहा है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी। इस नगर में गंगा एवं सोन नदी का संगम है। हारक वंश के शासक उदयन की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। निम्नलिखित में से कौन अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? जो अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था वो था तमिलनाडु।
चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि उनके शासनांतर्गत 5 प्रांत थे। एक तो दक्षिण पंथ जिसे स्वर्णगिरी, उत्तर पंथ तक्षशिला, कलिंग, तोसाली, प्रासी, प्राची, पाटलिपुत्र, अवंतीठ, उज्जैनी। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण नहीं था। तो कौन सा ऐसा कारण था जो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं बना था? सॉरी, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक गलत पढ़ दिया है। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था, यानी कौन सा कारण एक बना था जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थव्यवस्था की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। और ये टीजीटी हिस्ट्री का प्रश्न रहा है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिसमें अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, आर्थिक सांस्कृतिक असमानताएं, करों की अधिकता, प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण आदि था। मैगस्थनीज कौन था? ये था एक राजदूत। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2004, पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। वह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? ये कहा गया है सैंड्रोकोटस। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा गया है। यूनानी लेखकों में स्ट्रॉम्बे, प्लूटार्क एवं जस्टिन आदि ने मौर्य वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को उक्त नाम से संबोधित किया है। इन नाम की सर्वप्रथम पहचान ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया। उस साधु जैन मुनि का नाम था, तो उसका नाम था भद्रबाहु। टीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु नामक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। श्रवणबेलगोला नामक स्थल पर 298 ईस्वी के पूर्व लगभग उसने चंद्रगुप्त मौर्य जैन विधि संलेखना अर्थात उपवास पद्धति के द्वारा शरीर का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हेलन। ऑप्शन डी। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी जिसका नाम हेलन था, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सिकंदर के उपरांत सेल्यूकस ने भारत विजय का अभियान छेड़ा किंतु पराजित हुआ। संधि के परिणामतः पुत्री का विवाह एवं 4 प्रांत दहेज में दिया था। प्राचीन भारत में सैंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था। ये था चंद्रगुप्त मौर्य। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य
को सैंड्रोकोटस नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रॉम्बे जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस और नियार्कस ने सैंड्रोकोटस कहा है। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था पण। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा प्रणाली और मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण थी। यह 3/4 तोल के बराबर चांदी का सिक्का था। राजकीय कार्य व अधिकारियों के वेतन आदि के लिए इसी मुद्रा का प्रयोग होता था। ध्यातव्य है कि कौटिल्य ने प्रमुख रूप से 2 सिक्कों का उल्लेख किया है, एक तो पण, दूसरा मशक। पण चांदी का और मशक तांबे का होता था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका प्रयोग हुआ है मुद्रा राक्षस में। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस नाटक में वृषल निम्न कुल उपनाम का प्रयोग किया गया है। राजदूत डायनोसिस किसके दरबार में आया था? ये आया था बिंदुसार। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य शासक बिंदुसार के समय में उसके दरबार में टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत डायनोसिस आया था। इस बात का उल्लेख प्लिनी ने अपने विवरण में भी किया है। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 30। जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2012 का ये प्रश्न रहा है। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित थी जिसमें सदस्यों की संख्या 30 थी। पाटलिपुत्र के नगर का वर्णन मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। एग्रोनोमोई जिला अधिकारी तथा एरेस्टनोमोई नगराध्यक्ष होता था। इंडिका में विभिन्न प्रकार के नगरीय करों का उल्लेख हमें मिलता है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तो सौराष्ट्र का जो प्रांतीय गवर्नर था वो था पुष्यगुप्त। जैसी लेक्चर एग्जाम 2015 का ये प्रश्न रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को कठियावाड़ का राज्यपाल नियुक्त किया। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। ये अनेक अमात्यों एवं अध्यक्षों की सहायता से प्रांतों के शासन को चलाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया। ये कथन सही नहीं है, बाकी सभी करेक्ट दिए हैं। हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2014 का ये प्रश्न रहा है। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद देवनाप्रिया प्रियदर्शी ने कलिंग को जीता। वह 1.5 लाख लोग बंदी बनकर निर्वासित किए गए, 1 लाख घायल हुए और इनमें कई गुने अधिक मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद अब कलिंग देश देवनाप्रिया को धर्म रक्षा, धर्म लालसा तथा धर्म शिक्षण से बहुत उत्साह हुआ। यह देवताओं के प्रिय का कलिंग की जीत पर पश्चाताप है। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी कलिंग पर अपना अधिकार नहीं रख सकते तथा
उसकी मृत्यु के पश्चात कलिंग का राज्य पुनः स्वतंत्र हो गया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित नहीं किया था क्योंकि दोनों की तिथियों में बहुत अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीति पर। हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2014 का ये प्रश्न रहा है। मौर्य का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण विवरण कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र राजनीतिक और लोकप्रिय लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत में मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण यानी भाग हैं और 180 प्रकरण उपभाग हैं और 4000 श्लोक हैं। डॉक्टर राम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित करवाया। कौन मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं थे? तो दास इसमें सम्मिलित नहीं है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अरकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। संभवतः वह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। मेगास्थनीज के विवरण में पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ। फिर से रिपीट हो गया है। जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि बड़ी उर्वरक थी। भारतीय साहसी वीर सत्यवादी होते थे। उनकी वेशभूषा सादी होती थी। गेहूं और जौ का खाद्यान्न थे। मेगास्थनीज के अनुसार समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहिर यानी पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री। मेगास्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की। उनके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस और हेराक्लीज की पूजा करते थे। वस्तुतः इसे शिव तथा कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। डियोनिसियस यहाँ पे शिव कहा गया और हेराक्लीज कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, कहां से शासन कर रहा था? तो इसका शासन चल रहा था सीरिया से। ऑप्शन बी हो जाएगा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्व प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस था। सेल्यूकस ने बेबीलोन तथा बैक्टीरिया को जीतकर पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। उधर चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य निर्माण में व्यस्त था। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस, जो इस समय सीरिया से शासन कर रहा था, अपने पूर्व अभियान को क्रम में सिंधु नदी को पार कर चंद्रगुप्त से आकर टकराया। हालांकि किसी भी स्रोत से दोनों के बीच युद्ध की कोई भी विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन दोनों के बीच संधि और वैवाहिक संबंधों की स्थापना का उल्लेख हमें मिलता है। इस विवरण से यही स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। बिंदुसार की सभा में आने वाले सीरिया का राजदूत कौन था? तो ये सीरिया का राजदूत था डाइमेकस। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। मौर्य शासक बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। स्ट्रॉम्बे के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्य में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक एक राजदूत दरबार में भेजा, परंतु यह स्पष्ट पता नहीं है कि यह राजदूत बिंदुसार के समय
आया था अथवा उसके पुत्र अशोक के समय, क्योंकि मिश्र नरेश इन दोनों मौर्य सम्राटों का समकालीन था। एंथेयस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दिव्यावदान से पता चलता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष निवास करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी और बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था? तो ये था कौटिल्य। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बौद्ध के प्रति बहुत कम सम्मान प्रदर्शित किया गया है। कौटिल्य ने स्पष्टतः लोगों को अपने परिवार के पोषण की व्यवस्था किए बिना संन्यास ग्रहण करने के लिए रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? तो ये संबंध रखते थे, यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य। और हम आ गए हैं, इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया के शासक सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज मौर्य दरबार में भेजा था। स्ट्रॉम्बे के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। एंटियोकस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है। अशोक के अभिलेखों में भी एंटियोकस नामक सीरियाई नरेश का उल्लेख हमें मिलता है। और हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? तो ऐसा कहने वाला था प्लूटार्क। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यही कंप्लीट हो रहा है। और इस तरह का वीडियो आपको और देखना है तो पूरी सीरीज़ क्रिएट की गई है। ये सीरीज़ 47 था, तो 1 से हमने स्टार्ट किया था और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, लिंक के माध्यम से और इस तरह के वीडियो आप एंशिएंट हिस्ट्री पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कल सैटरडे होगा और सैटरडे को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लाइव। और लाइव क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो होगी 7 PM। तो लाइव में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और टॉपिक हिस्ट्री ही रहेगा, तो अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं लाइव सेशन में तो आप 7 PM में जुड़ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।